आज हम नया न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विलियन विलियन में जब सामान्य जीवन में हम बहुत ही कम शुद्ध पदार्थों से परिचित रहते हैं। अधिकांशतः ये दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। विलियन होता क्या है? विलियन विलेय प्लस विलायक इक्वल टू विलियन। विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। उनका जीवन में उपयोग महत्व और उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल किसे कहते हैं? जिंक प्लस निकेल का मिश्रण के गुण। और जर्मन सिल्वर क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकल होता है। अथवा कांसा क्या होता है? कांसा तांबा और टिन का मिश्रण होता है, इससे अलग अलग होते हैं। इसमें तांबा और टिन। विलेय प्लस विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक होता है। दोनों का मिश्रण विलियन कहलाता है। चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो अलग अलग फॉर्म में डिपेंड करता है। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयनों का 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में जिनकी मात्रा विलेय प्लस विलायक की मात्रा बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है, उसे पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। मात्रा दंत क्षरण को रोकती है। मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड की 1 ppm मात्रा दंत क्षरण को रोकती है, जबकि 1.5 मात्रा होने पर वह पीलापन प्रदर्शित करती है। फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। हाइड्रोजन फ्लोराइड हाईली एसिडिक होता है और पॉइजनस भी होता है, जहरीली। उदाहरण सोडियम फ्लोराइड का चूहों के लिए जहर के रूप में सोडियम फ्लोराइड। ठीक है। अंतःशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता के घोल होते हैं। केमिस्ट्री यही है, अलग अलग मात्राओं में अलग अलग प्रकृति रखती है स्वयं की, जो रक्त के प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है। इत्यादि कुछ उदाहरण है। ठीक है, ये विलियन के उदाहरण है। विलियन प्लस विलायक इक्वल टू विलियन। इस एकक में द्रव्य विलियनों तथा उनको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुण वाष्प दाब और अणुसंकेत गुणधर्म, अलग अलग अणु अलग अलग गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, तथा वाष्प दाब, तापमान और प्रसारण दाब वगैरह सब अलग अलग प्रकृति पर डिपेंड करता है, उनकी क्वांटिटी पे। हम विलियनों के प्रकार प्रारंभ करेंगे, फिर द्रव विलियनों के उपस्थित विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। ठीक है। विलियन 2 या 2 से अधिक सममांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य है कि तब सभी जगह पर इसका संगठन और गुण। मतलब एक विलियन है, विलियन में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का विलियन है। इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड की इस जगह जो प्रॉपर्टी होगी वो इस जगह सेम प्रॉपर्टी होगी, उसे बोलते हैं सममांगी मिश्रण। समान क्वांटिटी, जब क्वांटिटी अलग अलग हो तो उनकी क्वालिटी समान होती है। सब सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। बस वही है, विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक अधिक मात्रा में होता है। विलायक की मात्रा अगर कम कर दी जाए तो वो विलेय हो जाएगा। विलायक विलियन के भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। विलायक विलियन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी क्वांटिटी अधिक होगी वही राजा होगा। इससे विलियन विद्यमान होता है। विलियन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक अवयव विलेय कहलाते हैं। एकक में द्विअंगी विलियनों जिनमें 2 अवयव हो अध्ययन करेंगे। हम समझने के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 अवयवों का ही करेंगे। मिश्रण कई तरह से हो सकता है। 2 तरह के विलेय भी मिश्रण बनाते हैं, 3 तरह के भी बनाते हैं, और विलायक भी कई तरह के हो सकते हैं। 2 तरह के भी हो सकते हैं, 3 तरह के भी हो सकते हैं, 4 तरह के भी हो सकते हैं। वो मिश्रण होता है, अलग अलग विलियन कई तरह से बन सकता है। पर हम समझने के हिसाब से उनको सिर्फ और विलेय प्लस विलायक 2 ही हो। ठोस, द्रव और गैस अवस्था में संक्षिप्त विवरण आगे देखते हैं। विवरण
ये देखो, गैसीय विलयन, गैसीय विलयन, विलायक क्या है, गैस गैस, द्रव द्रव, ठोस, विलायक। गैसीय अवस्था में जब गैस और गैस दोनों मिलती है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस मिश्रण बनता है। द्रव और गैस बनती है तब क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन जैसे मिश्रण। उदाहरण है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन गैसीय फॉर्म में होता है। कपूर ठोस अवस्था में होता है, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होता है। और द्रव विलयन, ये तो था गैसीय विलयन, अब है द्रव विलयन। द्रव विलयन में गैस, द्रव, ठोस, और ये द्रव द्रव। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, ये गैस और द्रव का उदाहरण है। ओशियन, समुद्र वगैरह, जब समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा घुलती है तो द्रव विलयन कहलाता है। द्रव विलयन जल में घुली हुई एथेनॉल, पेट्रोल पेट्रोल ब्लेंडिंग, पेट्रोल में जब एथेनॉल मिलाते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठोस का द्रव में, जल में घुला हुआ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज पाउडर पीते हैं वो द्रव विलयन कहलाएगा। ठोस अवस्था, ठोस सारे सॉलिड हो। गैसीय अवस्था में उदाहरण है हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। और द्रव का ठोस में पारे का सोडियम के साथ अमलगम, और ठोस का ठोस में तांबे का सोने में विलयन। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। सांद्रता क्या होती है, अनुपातिक रूप में मात्रा, मतलब क्वांटिटी, अनुपातिक रूप में क्वांटिटी। विलय के मोल अपॉन, मोल की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राम की फॉर्म में भी हो सकता है, वो सांद्रता कहलाती है। ये अलग अलग विलयन कितने तरह के होते हैं वो अब आगे पढ़ेंगे। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता के गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक, गुणात्मक उसके गुणधर्म और मात्रात्मक उसकी क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, विलायक है, विलेय है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो तरह से गुणधर्म और मात्रात्मक रूप से किया जाता है। उदाहरणार्थ गुणात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है। हम टॉयलेट में जैसे यूज़ करते हैं एसिड, उसका परसेंटेज H2SO4 का परसेंटेज जल में घुलित बहुत कम मात्रा में होता है, उसे तनु कहते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी जैसे 50% या 50% से ऊपर हो, अधिक मात्रा में हो, तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। जैसे लैब में यूज़ करते हैं HCl, वो तनु भी होता है और सांद्र भी होता है। सांद्र में विलय की मात्रा अधिक होती है, अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है वही है। अथवा सांद्र में क्या होता है, अर्थात विलय में अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा सांद्र कहलाता है, बहुत अधिक मात्रा होती है, परंतु वास्तविक में वर्णन अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करने वाला है। अतः विलयनों, ये डिसाइड नहीं है कि कितनी मात्रा अधिक होगी, जैसे 50% है उसी को सांद्र बोलेंगे, या 40% है उसी को सांद्र बोलेंगे, ये थोड़ा भ्रम उत्पन्न करने वाला है। मात्रात्मक रूप से वर्णन करने की आवश्यकता होती है। विलयनों का सांद्रता का मात्रात्मक वर्णन कई प्रकार से हो सकता है। पहला टाइप देखो, वेट बाय वेट, मतलब ग्राम बटे ग्राम, द्रव्यमान प्रतिशत। इसमें विलयन के उपस्थित अवयव का द्रव्यमान अपन विलयन का कुल द्रव्यमान, मतलब विलय का भार अपन विलयन का टोटल भार इंटू 100। 100 क्यों, परसेंटेज में देख रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि एक विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज का द्रव्यमान के रूप में किया जाता है, 10% ग्लूकोज है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम में घोलने पर 100 ग्राम विलयन बनता है। तो 10% का वही तो मतलब हुआ, 10%, 10 ग्राम इन विलियन, विलियन है 100 ग्राम, तो इसमें विलाय कितना हुआ, 90 ग्राम। ये तो था टोटल, ये था विलायक, विलायक में प्लस 10 विलय का जोड़ा, तब हुआ टोटल विलियन 100 ग्राम। परसेंटेज ये होता है इसका। इसमें पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है प्रतिशत वेट बाय वेट। ये तो था ग्राम में, अब ये था आयतन में, एमएल आयतन में ही नापते हैं। प्रतिशत विलय अवयव का आयतन, मतलब विलय का प्रतिशत वेट बाय वेट, विलय
की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, ये विलियन है, विलायक कहीं भी यूज नहीं होगा इसमें, इसको बोलते हैं प्रतिशत वेट। थर्ड पार्ट है वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ग्राम अपॉन ml। एक अन्य इकाई उदाहरण जो औषधियों और फार्मेसी में सामान्यतः उपयोग में आती है। औषधियों और फार्मेसी मतलब फार्मास्यूटिकल, जो मेडिसिन वगैरह, मेडिकल वगैरह उससे रिलेटेड फार्मेसी होती है। औषधियाँ सब तरह से होती है, फार्मेसी भी हो सकती है, आयुर्वेदिक भी हो सकती है। 100 ml विलियन में घुले विलय का द्रव्यमान 100 ml में द्रव्यमान है, मतलब ग्राम अपॉन ml। इसका फोर्थ पार्ट है पार्ट्स पर मिलियन 10⁶। इसमें बहुत ही कम मात्रा में विलय और विलियन की मात्रा होती है इंटू 10 अपेक्षा की, इसलिए इसे ppm में नापते हैं। इसका फोर्थ टाइप है प्रतिशत की पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता को भी द्रव्यमान ग्राम अपॉन ग्राम, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम और द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम, जो पिछले तीनों पार्ट पढ़े हैं उन्हीं को में प्रदर्शित पार्ट्स पर मिलियन को इनमें भी प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर 1 लीटर 1030 ग्राम समुद्री जल में 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन ऑटो को घुली होती है। इतनी कम सांद्रता का मतलब कि बहुत ही कम सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए ppm का फॉर्मूला लाया गया था। 5.8 ग्राम प्रति 10⁶ ग्राम समुद्री जल 5.8 ppm से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता माइक्रोग्राम पर ml अथवा ppm। बहुत ही कम मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए ppm को बताया गया। इसका नेक्स्ट पार्ट मोल अंश। मोल अंश क्या होता है? x को सामान्य मोल अंश के संकेत के रूप में उपयोग करते हैं। x के दाईं ओर नीचे लिखी हुई संख्या अवयवों को प्रदर्शित करती है। मोल अंश अवयव के मोल अपॉन सभी अवयवों के मोल, मतलब अगर जैसे कि मोल ए का मोल अंश ज्ञात करना है तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अगर बी का ज्ञात करना है तो NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, तब XI तो NI अपॉन टोटल मोल। ये टोटल मोल एक होता है, विलियन में विलय प्लस विलायक के मोल एक के बराबर होता है, तो XA प्लस XB इक्वल टू 1। अगर XA 0 होगा तो XB का मान 0, A 1 होगा, मतलब विलय अगर 0 मात्रा में मिलाया जाता है तो विलायक के मोल होंगे 1 के बराबर। ये मोल अंश है। अगर विलायक अगर 0 हुआ तो विलय होगा 1, तो XA इक्वल टू 1 माइनस XB के बराबर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करना। मोल अंश की गणना करनी है। C2H6 एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान है, 12 ग्राम कार्बन का 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल होता है। तो अगर जैसे 60 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे? 1/12 × 60 मतलब 5 मोल। मोल की परिभाषा है। मोल कैसे याद करते हैं? उसका ग्राम अपॉन आणविक द्रव्यमान। इसी तरह अगर एथिलीन ग्लाइकोल के मोल याद करने हैं तो ये 20% दिया हुआ है, मतलब 20 ग्राम अपॉन 62 आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट। तो मोल कितने हुए? 0.322 मोल। ऐसे ही जल गए 20/20% एथिलीन ग्लाइकोल है तो 80% कितना होगा? जल होगा। 80% क्या होगा? जल होगा, अपॉन 18 ग्राम H2O के
1 टेट 2 टेट 16, 16 17 18, 18 मोलिकुलर वेट होगा इसका। तो इसके मोल कितने हैं, ये दोनों के मोल आ गए, तो मोल भी निकालना बहुत आसान है, 0.33322। अगर एथिलीन ग्लाइकोल का मोलस निकालना है तो ये अपॉन टोटल, अगर जल का निकालना है तो 0.44 ऊपर आ जाएगा, दोनों टोटल नीचे आ जाएगा, दोनों का मोल अंश ये आ गया। जल के मोल अंश की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। जल के मोल अंश फाइंड आउट, भाई एक्स प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, तो 1 में से घटा कर भी तो निकाल सकते हैं, इस इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, 1 में से माइनस करके भी निकाला जा सकता है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर क्यूबिक डेसीमीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है, मतलब मोल प्रति लीटर, ये है सांद्रता। और मोलरता क्या होती है, विलेय के मोल अपॉन विलेय का लीटर में आयतन। उदाहरण की NaOH 0.25 मोल प्रति लीटर, 0.25 m, मतलब विलेय के मोल अपॉन 0.25 मोल प्रति लीटर, मीन्स 1 लीटर में 0.25 मोल को घोला गया है, उसे 0.25 m कहेंगे। मोलरता 0.25 अगर मोलरता है तो विलेय और विलयन की क्वांटिटी ये रही है, 1 लीटर में 0.25 मोल। इसी प्रकार उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, जैसे 5 ग्राम NaOH, तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, NaOH के मोल 5 ग्राम जितना भार है अपॉन मोलिकुलर वेट, इसका NaOH के मोल आ गए, विलय के मोल विलयन अपॉन विलयन का आयतन इन लीटर में। ये ml में दिया हुआ है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, अपॉन 1000, ये है मोलरता। अब नेक्स्ट देखते हैं, मोलरता क्या होती है, मोलरता किसी विलेन की मोलरता 1 किलोग्राम विलायक, मतलब नीचे विलायक है ऊपर विलेय है, विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। अगर इसमें 100 ग्राम विलायक लिए देंगे और विलेय के मोल होंगे 1 ग्राम, तो विलेयन का मान विलेय प्लस विलायक होगा, नीचे विलायक है ना कि विलयन अपेक्षाकृत। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, मोलरता विलेय के मोल अपॉन विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। उदाहरण के तौर पर 1 मोल किलोग्राम 1 mkcl का जलीय विलयन से तात्पर्य है कि 1 मोल 74.5 kcl को 1 किलोग्राम जल में घोला जाता है, तो विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रत्येक विधि अपने अपने गुण और दोष के समान होती है। द्रव्यमान प्रतिशत ppm, मोलंश और मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, जबकि मोलरता करती है। क्यों? क्योंकि इसमें विलेय के मोल अपन विलियन का आयतन है, आयतन जो होता है वो ताप पर निर्भर करता है। इसका उदाहरण के तौर पर 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में मतलब मोललता, ये एक तो ये इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोललता को, और मोलरता को कैपिटल M से, मोलरता को कैपिटल M से और मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसमें उदाहरण है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम विलियन में मोललता की गणना कीजिए। इसमें मोललता को गणना करना है तो पहले C2 एथेनोइक अम्ल की मोल ज्ञात करना है 2.5 ग्राम से अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इसके मोल आ जाएंगे। बेंजीन के किलोग्राम का द्रव्यमान 75 ग्राम अपॉन किलोग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे पहले ग्राम को, फिर मोललता ज्ञात करेंगे तो अपॉन बटे अनुपातित रूप में इसकी स्मॉल m से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। अब है विलेयता। विलेयता क्या होती है, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित
ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई पदार्थ की के अधिकतम मात्रा होती है। विलेयता क्या होती है? विलेय प्लस विलायक में की अधिकतम मात्रा जब घुल जाती है उसको एक तो ताप, विलायक की प्रकृति, विलायक एक तो विलायक की प्रकृति है, विलेय की प्रकृति है, उनके ताप और दाब, उनकी एनर्जी पे, ऊष्मा ऊर्जा, उन सब पे डिपेंड करती है विलेयता, अथवा गैस के द्रवों की विलेयता पर निर्भर करें। ठीक है। ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता। ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाती है और नेफ्थलीन एंथ्रेसिलिन नहीं घुलते। ये सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। दूसरी ओर नेफ्थलीन और एंथ्रेसिन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते। देखा गया है कि ध्रुवीय ध्रुवण जिसका ज़्यादा होता है उसकी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो अधिक तत्पर रहते हैं घुलने को, मतलब स्थितिज ऊर्जा को अधिक बढ़ाने और गतिज ऊर्जा को कम करने हेतु, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अधिक प्रवणता को प्रदर्शित करती है। ऐसा विलयन ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों में सामान्यतः एक विलायक में घुल जाता है। यदि दोनों अंतराण्विक अभिक्रिया समान होती है, कह सकते हैं कि समान को घोलता है। जैसे हाइड्रोफिलिक में घुलता है, लिपोफिलिक में, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के। लिपिड में घुलता है, जल में घुलता है। जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो उसमें घुलने लगता है, प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है, मतलब विलीन हो जाती है, प्रॉपरली घुल जाता है। इमल्शन और सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन बोलेंगे, इमल्शन नहीं बोलेंगे। इमल्शन होता है लिक्विड प्लस लिक्विड, और सॉल्यूशन बोलेंगे विलेय की सांद्रता बढ़ने लगती है, विलेय की मात्रा घुलनशील होती है तो विलेय की मात्रा अपने आप बढ़ने लग जाती है। इसी समय विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संगठ्य मतलब टकराने की क्षमता, घुलने की क्षमता, अणुओं की एक दूसरे से टकराकर उनके बॉन्ड बनाने की प्रकृति संगठ्य कहलाती है, अलग अलग हो जाती है। इसे क्रिस्टल बन जाते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं? जैसे बर्फ के क्रिस्टल जैसे जम जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ऐसा इसी स्थिति में होता है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस स्थिति में इक्विलिब्रियम जिसे कहते हैं, विलयन में जाने वाले विलेय के कणों की संख्या विलयन में प्रत्याकारी विलेय के कणों की संख्या के बराबर हो जाती है। गतिक साम्य क्या होता है? जब अग्रभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया दोनों की गति साम्य अवस्था में आ जाती है। अग्रभिक्रिया और पश्चाभिक्रिया की गति साम्य अवस्था में आ जाती है। हालांकि ऐसा लगता है कि गति अभिक्रिया रुक सी गई है, पर वो अभिक्रिया आगे भी चल रही है और पीछे भी चल रही है, दोनों तरफ से चल रही है। पर के की वैल्यू स्थिर हो जाएगी। इस स्थिति में दिए गए ताप में विलयन की उपस्थिति विलेय की सांद्रता स्थिर हो जाएगी, विलेय की सांद्रता स्थिर हो जाएगी, विलेय की मात्रा अभी घुलना बंद हो जाएगी। जब गैस को द्रवीय विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, विलेय प्लस विलायक विलयन। ठीक, विलयन में दिए गए ताप और दाब और ऊर्जा पर, ऊष्मा ऊर्जा पर, इन सब पर डिपेंड करता है। संतृप्त विलयन कहलाता है विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, डिफरेंस समझ में आ गया? ये विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन की अव्यवस्था, एंट्रोपी जिसे बोलते हैं, वो नेगेटिव dQ/dt अभिक्रिया को अग्रभिक्रिया में प्रदर्शित करेगी, जो विलायक की दी गई मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ठीक है,
इसे विलयन को विलय की समानता की विलयता कहलाती है। पहले हम देख चुके हैं कि पदार्थ में दूसरे एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की विलयता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। विलयता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, ऑब्वियस सी बात है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक ताप और दाब इस प्रक्रिया पर नियंत्रित करते हैं। ठीक है। ताप का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रदर्शित साम्य का अध्ययन करें। गतिक साम्य इक्विलिब्रियम स्टेट, जब अग्र विक्रिया पश्च विक्रिया के बराबर हो जाती है। लाशाती का नियम है, पालन करता है। इस निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घुलने की प्रक्रिया को ऊष्माशोषी मतलब डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टीवी, ये वर्क डन है, कार्य है, किया गया कार्य। इसको एंथैल्पी बोलते हैं। अगर विलयन की डेल्टा एच ऊष्माशोषी हो तो ताप बढ़ने पर विलयता बढ़ेगी, तापमान बढ़ने पर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, तो उसके संगठनों की प्रकृति बढ़ेगी। इससे एंथैल्पी बढ़ेगी। एंथैल्पी बढ़ेगी तो विलयन की तो विलयता ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया डेल्टा एच नेगेटिव। अगर ऊष्माक्षेपीय विक्रिया ऊष्मा को उत्सर्जित कर रही है तो विलयता विलयन साम्यावस्था स्थिर अवस्था में आ रहा है, मतलब गतिज ऊर्जा कम हो रही है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है, तो विलयता धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट दाब का प्रभाव। ठोसों की द्रव में विलयता दाब को कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ाती है, क्योंकि ठोस द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। दाब के परिवर्तन के इसमें दाब का प्रभाव अधिकतर गैस पर पड़ता है। ये ठोस और द्रव में विलयता पर लगभग न के बराबर देता है, पर हर कंडीशन में ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशन में केमिस्ट्री में सॉलिड और लिक्विड के विलयता को बढ़ाने के लिए दाब का प्रभाव यूज़ करते हैं, पर अधिकतर न के बराबर है। बहुत सी गैसें जल में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन। जैसे समुद्र में ऑक्सीजन का मात्रा जल में घुलना जलीय जीवों के लिए अच्छा माना जाता है। ऑक्सीजन की जल में बहुत कम मात्रा घुलती है। ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा जलीय जीवन के जीवित रखती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैस को द्रव में विलयता ताप और दाब पर बहुत अधिक प्रभावित होती है। गैस पर डिपेंड करता है दाब बढ़ने पर गैसों की विलयता बढ़ जाती है। ठीक है। दाब और ताप पर अध्ययन करते हैं। निचला विलयन में ऊपरी भाग में गैसीय मान लेते हैं, तो साम्यावस्था में अर्थात परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने पर निकलने की गति समान हो जाती है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड्य कर दाब को बढ़ाते हैं। इस पर थोड़ा सा भार डाला गया। पहले लिक्विड प्लस गैस है, अणुओं की संगठनीय क्षमता कम थी, दाब बढ़ाया गया, वेट अधिक बढ़ाया गया, तो संपीड़ित करने की प्रकृति अधिक बढ़ गई, क्योंकि उनकी इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो विलयता ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। ठीक है। सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलयता दाब की मात्रा को हेनरी ने दिया। हेनरी का नियम कहलाता है। दाब बढ़ाने पर संगठनिक क्षमता बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये सब नियम हेनरी साहब ने दिए। किसी विलयन में गैस मोल अंश उस विलयन के उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये कुछ खास बात है। किसी अवस्था में आंशिक दाब P उसके मोलभिन के समानुपाती होती है। P समानुपाती मोलभिन A या B। ठीक है। अगर ये समानुपाती का चिन्ह होगा P = KX। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समान ताप पर गैसों के KH का मान भिन्न होता है। KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। स्पष्ट है कि दिए गए ताप पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलयता उतनी ही कम होगी। तो मान जितना अधिक होगा, बल्कि मोलभिन के व्युत्क्रमानुपाती होगा KH का मान। ठीक है।
O2 दोनों में ताप में बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है, जिसका अर्थ है ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। यही कारण है कि जलीय स्पीशीज में गर्म जल में ठंडे जल में अधिक रहना आरामदायक है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा गर्म जल में कम होती है और ठंडे जल में अधिक होती है। KH मोलबिन की मात्रा जितनी अधिक होगी KH का मान कम होगा। KH का मान कम होगा मतलब विलेयता उतनी ही कम होगी। मोलबिन की अगर घटेगा तो KH का मान बढ़ेगा, तो विलेयता और बढ़ेगी। यही दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि N2K293 फिर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नाइट्रोजन और हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अणु, हेनरी का नियम है, ये उद्योगों में अनेक जगहों पर यूज किया जा रहा है। इसका ध्यान आकर्षित करने वाली बातें हैं, सोडा जल में CO2 का जल में विलेयता को बढ़ाने बोतल में अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तापमान जैसे सोडा बोतल है, अधिक दाब पर बंद किया जाता है, तब उसकी विलेयता बढ़ जाएगी। दूसरा उदाहरण है, गहरे समुद्र में श्वास लेते समय गोताखोरों के अधिक दाब पर गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे पानी के अंदर जाते जाएंगे, गैसों की घुलनशीलता अधिक बढ़ती जाएगी। गोताखोरों के जो सिलेंडर में नाइट्रोजन भरी होती है, उसकी घुलनशीलता बढ़ती जाएगी, जो कि धीरे धीरे बाहर दाब धीरे धीरे कम जैसे जैसे ऊपर आए गोताखोर ऊपर की तरफ आएगा तो दाब कम होता जाएगा। तो इसी कारण घुली हुई गैस नाइट्रोजन के बुलबुले बनने लगते हैं। तब कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न होता है। चिकित्सा के अधिक समय पर पानी में रहना गोताखोरों के लिए हानिकारक है, अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा हो सकता है। बेड्स में नाइट्रोजन के रुधिर में अधिक जहरीला प्रभाव देती है। गोताखोर के सांस लेने में ये यूरिया बनेगा और नाइट्रोजनस कंपाउंड में पॉइजनस भी बना देती है कई बार क्योंकि घुलनशीलता बढ़ेगी। हीलियन, इसका इलाज क्या है? हीलियन मिलाया जाता है। हीलियन को 11.7%, 56% नाइट्रोजन और 32.1% ऑक्सीजन को मिलाया जाता है। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतहों की तुलना में कम होता है। मतलब कि घुलनशीलता, अगर दाब कम होगा तो घुलनशीलता भी कम होगी, तो ऑक्सीजन की घुलनशीलता साधारणतः निम्न हो जाती है। इससे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये एनोक्सिया, इन लक्षणों को एनोक्सिया कहते हैं। ये तो था दाब का प्रभाव। अब ताप का प्रभाव है। ताप के बढ़ने पर किसी गैस के द्रवों की विलेयता, ताप के बढ़ने पर जैसे समुद्र जल में अगर तापमान बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाएगी, जलीय जीवों के लिए वो हानिकारक है। इसी तरह देखा जाता है कि ठंडे प्रदेशों में जलीय जीवन अधिक आसान होता है। घोले जाने पर गैस के अणु द्रव की प्रावस्था में विलीन होकर उनमें उपस्थित होते हैं। क्लिनीकरण संगणन के समक्ष समझा जा सकता है, इस सर्जित होते हैं। पिछले खंड में हम पढ़ चुके हैं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया का गतिक साम्य की अवस्था होती है। ये लाशाते का नियम कहलाता है। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है जब अग्र विक्रिया और पश्च विक्रिया दोनों की वेग बराबर हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो स्थिर है, पर वो स्थिर नहीं है। वो अग्र विक्रिया और पश्च विक्रिया का वेग बराबर हो जाता है। ताप बढ़ने पर विलेयता घटती है। ठीक है। द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, जब विलायक और द्रव होता है, जब विलायक और द्रव अवस्था होता है तो द्रवीय विलयन बनते हैं। जब विलायक द्रव होता है, विलेय गैस, द्रव, ठोस तीनों हो सकते हैं। गैसों के द्रवों के विलयनों का अध्ययन हम खंड कर चुके हैं, तो अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों के विलयनों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार विलयनों एक से अधिक अवाष्पशील हो सकते हैं। दूसरे होते हैं विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं, विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी हो सकते हैं। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे। द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। आइए हम दो वाष्पशील द्विअंगी विलयनों के एककों को राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है? P=X। X क्या है? मोलबिन। जब
P1 नोट क्या है? ये आइडियल कंडीशन पर दाब है। जब मोलंश 1 होगा तो इसका दाब क्या होगा? आइडियल अधिकतम दाब होगा। तब वैसे ही सेकंड पार्ट के लिए भी समानुपाती एक्स मोलबिन के समानुपाती होगा, जो कि मोलबिन x1 प्लस x2 बराबर 1 के बराबर होगा। जब ये जीरो होगा, मोलबिन विलायक की मोलबिन जीरो होगी, तो इसका मोलंश 1 के बराबर होगा। तो डॉल्टन साहब क्या बोलते हैं कि दाब जो दोनों गैस या अवस्था में जो विलेय प्लस विलायक है, उनका दाब P1 प्लस P2 के बराबर होगा। तब P1 और P2 क्या था? समीकरण 1.12 1.12 के बराबर 13 के बराबर होगा। इनमें से P1 कॉमन ले लिया जाए। इस बिन को हम ग्राफिकल मेथड से अच्छे समझ। ये P2 है विलायक, P1 है विलेय। मोलबिन जब 0 x1 0 और x2 1 होगा, तब अधिकतम दाब विलेय का P2 होगा। तब और x1 1 होगा, तब इसका आइडियल दाब अधिकतम होगा। ये धीरे धीरे जैसे जैसे मोलबिन का मान घटता जाएगा, वैसे वैसे दाब घटता जाएगा। इसका मोलबिन का मान बढ़ता जाएगा, तब दाब भी बढ़ता जाएगा। और ये है डाल्टन का नियम। राउल्ट के नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में वाष्पशील घटक का वाष्प दाब P1 इक्वल टू x1 और P0 द्वारा व्यक्त किया जाता है, जबकि हेनरी का नियम जो है वो घुलनशीलता को प्रदर्शित करता है, P इक्वल टू KHX। समझ में आ रहा है दोनों नियम? यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करें, देखा जा सकता है कि वाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब वो मोल भी अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती स्थिरांक KH और P0x से भिन्न होता है। इस प्रकार राउल्ट और हेनरी का नियम विशेष स्थिति में KH और X के मान के बराबर होता है। हेनरी और राउल्ट के नियम में KH और P01 इन दोनों का डिफरेंस होता है। हेनरी का नियम तो घुलनशीलता को मापता है और राउल्ट का नियम आइडियल कंडीशन में प्रारंभिक दाब को इंगित करता है। ठोस पदार्थों में द्रवों में विलयन और उसका वाष्प दाब। विलयनों का एक अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रवों में घुले हुए ठोस पदार्थों का है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज और यूरिया, शर्करा जैसे विलयनों का आयोडीन, गंधक और जैसे ठोसों का कार्बन डाइऑक्साइड में विलयन। इस विलयन के कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों में बहुत अलग होते हैं। किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता है। साम्यावस्था पर द्रव को वाष्प का द्रव प्रवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ये शुद्ध विलायक है। इसमें विलेय प्लस विलायक है। कुछ मोल विलायक के साथ अभिक्रिया करके नीचे बैठ जाएंगे, पर अपेक्षाकृत इसकी तुलना में इसका दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि विलेय प्लस विलायक के कई सारे अणु स्थिर अवस्था में है, जो कि दाब इंक्रीज नहीं करेंगे। उस दाब वाष्प दाब कहलाता है। कुछ द्रवों को सारी सतह तो कणों की घिरी होती है। इस विलायक में एक अवाष्पित विलेय डालकर विलयन बनाया जाता है। वही मतलब है। इस विलयन का वाष्प दाब केवल विलाय के वाष्प दाब के कारण होता है। दिए गए ताप पर विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलाय के वाष्प दाब से कम होता है। सतह पर विलेय व विलाय के अणु उपस्थित रहते हैं।
के सतह पर विलय और प्लस विलय के अणु उपस्थित हैं। इसके कारण सतह से छोड़ जाने वाले अणुओं की संख्या घट जाती है, विलय का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। विलय का वाष्प दाब विलयन के अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर नहीं। एक मोल उदाहरण के तौर पर 1 किलो जल में 1 मोल सुक्रोज मिलने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही रहती है। किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलय के वाष्प दाब P1 के बराबर होता है। वाष्प दाब सापेक्ष मोल भिन्न की मोल अंश के घूम फिर के वही चीज़ है। आदर्श व अनादर्श विलयन। द्रव विलयनों को राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श व अनादर्श विलयनों में वर्गीकृत किया गया है। ऐसे विलयन जो सभी साधारणताओं पर राउल्ट के पालन करते हैं उन्हें आदर्श विलयन कहलाया जाता है। आदर्श विलयन के दो मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों का मिश्रण किसी भी एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। ये आइडियल है P1 बराबर P01x1 और इसका तात्पर्य यह है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता। आदर्श विलयन उत्सर्जन और अवशोषण नहीं होता। इसके अतिरिक्त विलयन के आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव A और B के द्वारा समझा जा सकता है। शुद्ध अवयवों के आणविक आकर्षण अन्योन्य AA और AB समान का आकर्षण इस प्रकार होता है, जबकि द्विअंगी विलयनों इन दोनों अन्योन्यों के अतिरिक्त A और B प्रकार के अन्योन्य उपस्थित होता है। आणविक आकर्षण A और B आदर्श विलयन बनाते हैं। ये आदर्श विलयन की कंडीशन होती है। और अनादर्श विलयन क्या होता है? जब कोई विलयन की साधारणताओं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो अनादर्श विलयन कहलाता है। राउल्ट का नियम क्या होता है? P1 बराबर P01x1 मोल भिन्न के समानुपाती। अनादर्श विलयन इस प्रकार विलयनों के वाष्प दाब राउल्ट के नियम के प्रयुक्त यह वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम होता है। ये अनादर्श विलयन है, या तो आयतन बढ़ेगा या फिर आयतन घटेगा, दाब बढ़ेगा या घटेगा दोनों विलयनों को मिलाने पर। विलयन राउल्ट के नियम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। यदि हम यह कम होता है ऋणात्मक विचलन होता है, कम होता है तो ऋणात्मक विचलन, बढ़ता है तो धनात्मक विचलन। ऐसे विलयनों का वाष्प दाब मोल अंश के सापेक्ष आलेख 1.6 में दिखाया गया है। ये राउल्ट के अनादर्श विलयन है। इसमें दाब बढ़ रहा है और इसमें दाब घट रहा है। ये दो तरह के विलयन हैं। इन विचलनों के कारण आणविक क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट का नियम धनात्मक विचलन के AB या AA और BB की अभिक्रियाओं के कमजोर अवयव के अणु P1 बराबर P01x1 ये अपेक्षाकृत आदर्श विलयन, ये तो है आदर्श विलयन, ये है अनादर्श विलयन। जब अंतराण्विक आकर्षण बल कम होता है तो उनका वाष्प दाब अधिक होता है। अगर अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होता है तो उनका वाष्प दाब कम होता है। जैसे विलय और विलायक दोनों का एक दूसरे के प्रति अगर आकर्षण कम रहेगा या अभिक्रियाएं संपन्न कम होगी तो उनका दाब अधिक होगा। यही दिया हुआ है। शुद्ध अवयव की तुलना में आसानी से पलायन कर जाते हैं तो उनके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, धनात्मक विचलन होता है। उदाहरण दिया हुआ है एथेनॉल एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन के मिलाने पर विलायक अणुओं के द्विध्रुवीय, ये फैक्टर है द्विध्रुव वाला, ध्रुवीय अभिक्रियाएं विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य कमजोर होता है तो विलयन धनात्मक विचलन बनेगा।
राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन ए और बी बी के बीच अंतराणविक आकर्षण बल ए बी की तुलना में कमजोर होता है, तो इसके परिणामस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। यही सब दिया हुआ है और कुछ नहीं। ये इसका ये उदाहरण है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो द्विघटकीय मिश्रण है जिनका द्रव व वाष्प प्रावस्था में संघटन समान होता है तथा यह स्थिर ताप पर उबलते हैं। घटकों के प्रभाजी आसवन के अलग नहीं होता है नहीं किया जा सकता कि स्थिर क्वथनांकी दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी और अधिकतम क्वथनांकी। विलयन में निश्चित संघटन नियम में अत्यधिक धनात्मक विचलन के प्रदर्शित करते क्वथनांकी कहलाते हैं। ये दिया हुआ है। द्रव और वाष्प के संघटन अगर समान होता है तो वह स्थिर ताप पर ही उबलते हैं, क्यों, और उनको प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों का समान होता है, इसलिए उनको अलग नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम क्वाथी क्वथनांक और अधिकतम क्वाथी क्वथनांक। उदाहरण शर्करा किण्वन से प्राप्त एथेनॉल जल के मिश्रण का प्रभाजी आसवन द्वारा विलयन देता है। इसके आयतन में के आधार पर 95% तक एथेनॉल होता है और इसका संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो क्वाथी संगठन होता है, द्रव व वाष्प के संगठन समान हो जाते हैं, इसके आगे पृथक्करण नहीं होता। वे विलयन जो राउल्ट का नियम मतलब P1 बराबर P01 x1 से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वाथी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर नाइट्रिक अम्ल और जल के मिश्रण के इस प्रकार को स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। ठीक है, उनके आणविक द्रव्यमान और की गणना करना। अवाष्पशील विलय विलायक में डाला जाता है। वाष्पशील कम हो तो वो दापुत्व को घटाएगा। गुण विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मतलब कम, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित कमी, विलयन के हिमांक में अवनमन, हिमांक बिंदु में कमी। फ्रीजिंग पॉइंट, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट जिसका बढ़ जाए। विलयन के परासरण दाब, ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कुल कणों की संख्या और विलय के कणों की संख्या अनुपात पर निर्भर करता है। सही बात है, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। उनके कणों की प्रकृति कैसी है, कितनी तेजी से दौड़ रहा है या कितनी रिएक्शन कर रहा है, विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि दाब को बनाए रखता है। अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। हमने सीखा कि विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्यों होता है? राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब के अवनमन केवल विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, इस वजह से कम होता है। मोलन से संबंधित होता है, समानुपाती होता है। ये राउल्ट का नियम x a प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? एक्स ए का मान क्या होता है? ए के मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोल, एन ए प्लस एन बी, प्लस एक्स बी क्या होता है? इसके मोलों की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या है, एन ए और एन बी। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तब ऊपर की संख्या इससे कटेगी तो एक ही आएगा। हेंस रूल 1 माइनस एक्स ए बराबर एक्स बी। ठीक है, फाइनली समीकरण सोल्व करने पर P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल टू N2 अपॉन N1। ये
मोल मोल क्या होते हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ पर W1 तो वेट है और M है मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट। तो क्वथनांक का उन्नयन, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वाष्पशील वाष्प बनती है, वाष्प का काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है, टकराने की क्षमता अधिक होती है, तो वाष्प दाब अधिक हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा कम रहती है उसकी। यह ताप के उबलता और उसका वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए 373.15 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इस ताप पर जलवाष्प दाब 1 बार 1 एटीएम पिछले खंड जाना कि वाष्पशील विलय की उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। 1.7 शुद्ध विलायक और विलयन का वाष्प दाब 373.1 बार से कम होता है। इस विलयन में उबालने के लिए ताप में शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक बढ़कर विलयन के वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, इस वक्र में दिखाया गया है कि शुद्ध का तापमान, हमें ये शुद्ध का तापमान है, बॉइलिंग पॉइंट है, और ये जब विलय प्लस विलायक प्रैक्टिकली मिलाया जाता है तो इसका दाब है। जब कम घुलता है तो इसका अधिक घुलता है, रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन इसमें प्रैक्टिकली और इसमें डेल्टा टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। ये उदाहरण दिए हुए हैं। हिमांक का अवनमन कैसे होता है? वाष्प दाब में कमी के कारण शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक का अवनमन होता है। वाष्प दाब में कमी के कारण, जब वाष्प दाब में कमी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। जब सॉलिड और लिक्विड का साम्य स्थिरांक एक दूसरे में कन्वर्टिबिलिटी स्थिर अवस्था में आएगी। किसी पदार्थ की हिमांक ठोस प्रावस्था में द्रव अवस्था में गतिक साम्य होता है। हिमांक बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि वह उस ताप पर जिस पर द्रव अवस्था और ठोस अवस्था वाष्प दाब के बराबर होती है, हिमीकरण होता है। तो इसका तापमान है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कम हो जाता है, अवनमन होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार जब एक अवाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ ताप पर होता है। अतः विलायक का हिमांक घट जाता है। अतः डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ ये मोललता के समानुपाती होगा। मोललता क्या होती है? विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान। विलय के मोल कैसे निकालेंगे? भार अपॉन आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट इंटू 1000 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। डेल्टा टी एफ, इसको ताप में कन्वर्जन करने पर परासरण एवं परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है? विलयन है, इसमें हम दाब का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं। अगर बाहर का दाब अधिक है, अंदर का दाब कम है, तो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर जाने की कोशिश करेगा। तब दाब की जो पारगम्य झिल्ली है, अगर इसमें से फिल्टर होके पहुंच गया, तब अंदर का दाब और बाहर का दाब बराबर अवस्था में आने के लिए इसको फुला देगा। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली से अंदर नहीं जा पाएगा तो इसको और ज़्यादा चपटा कर देगा। ये होता है परासरण दाब।
प्रसारण दाब की घटनाएं हम दैनिक जीवन में भी काफ़ी देखा जाता है। उदाहरण के तौर पर कच्चे आमों का अचार नमकीन जल में भिगोने पर संकुचित हो जाते हैं, मुरझाए फूल ताजे हो जाते हैं और नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। इन घटनाओं को एक बात जो समान दिखाई देती है वो है झिल्लियों की परिबद्धता। झिल्लियों परासरण मतलब झिल्ली से ही रिलेटेड है। झिल्लियों का जंतु और वनस्पति मूल में हो सकते हैं। सुअर ब्लड पार्चामेंट और प्राकृतिक रूप से मिलती है। सेलोफेन संश्लेष प्रकृति झिल्लियों के इन पारगम्य झिल्लियों से निकल सकते हैं। केवल विलायक के अणु ही इन पारगम्य विलायक प्रक्रम परासरण कहलाता है। साम्यावस्था प्राप्त होने तक प्रवाह की सतत स्थिति बनी रहती है। विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर होता रहता है। इसके अतिरिक्त परासरण दाब देकर इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। विलायक के अणु पारगम्य झिल्ली को पारगम्य झिल्ली से निकले जा रहे हैं। परासरण दाब को CRT से C क्या है? मोलरता। C मोलरता है तापमान और R गैस स्थिरांक। मोलरता का फॉर्मूला N2/V। विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलेय के मोल वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट किसी मोलिकुलर वेट आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, परासरण दाब के व्युत्क्रमानुपाती और तापमान के समानुपाती इस फॉर्मूले से लिखा जा सकता है। अतः वेट, तापमान, परासरण दाब और आयतन ज्ञात विलेय के मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की अन्य विधि परासरण दाब का मापन। परासरण दाब अगर पता लग जाए तो इसकी मोलरता भी पता लग सकती है। दाब की अन्य विधियों से यह तथा परासरण दाब के कमरे के ताप पर कम मोलरता स्थान तथा अणु संख्या को तनु विलयनों के परिणाम अधिक होते हैं। तनु विलयन और सांद्र विलयन डायरेक्टली प्रभावित होते हैं। विलयनों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की परासरण दाब तकनीक विभिन्न विशेष रूप से जैव अणुओं और बहुलकों के लिए जिनकी विलेयता कम होती है। उदाहरण के तौर पर रुधिर कोशिकाओं में स्थिर द्रव का परासरण दाब अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहा जाता है, के तुल्यांक होता है तो इसे अंतःशिरा अंतःक्षेपी इंजेक्शन करना सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर यदि हम कोशिकाओं को इतने 0.9% द्रव्यमान बटे आयतन से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रख दें तो कोशिकाओं से बाहर प्रवाहित हो जाता है तो इसे संकुचित हो जाएगी। रुधिर कोशिकाएं संकुचित हो जाएगी। ये सांद्रता पर डिपेंड करता है। अति परासरी विलयन कहलाता है। इस खंड के प्रारंभ में उल्लेखित परिघटनाओं के परासरण आधार पर समझा जा सकता है कि अचार के लिए सांद्र लवणीय NaCl जो नमक में अचार बनाने के लिए जो यूज किया जाता है उसमें जल का क्षरण होता है, मतलब कि जल उन आम के अंदर चली जाती है और संकुचित हो जाती है। मुरझाए पुष्प ताजा हो उठते हैं। वातावरण में जल का ह्रास के कारण लचीली हो चुकी गाजर भी पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। यदि रुधिर कोशिकाओं 0.9% से कम लवणीय वाले जल में रखा जाता है तो परासरण के कारण जल में रुधिर कोशिकाओं में प्रवाह से ये फूल जाती है। परासरण दाब के कारण ये वापस फूल जाती है। इसके परिणामस्वरूप होने वाली स्थूलता असूचन को सौंफ कहते हैं। प्रचलन और प्रसारण
जल शोधन। वर्णित विलयन में प्रसरण जल का मृदा में पौधों के जड़ों में, फिर पौधों के ऊपर वाले हिस्सों में जाइलम के थ्रू पहुंचता है। परासरण के कारण ही होता है। मांस को लवण में मिलाकर संरक्षण और फलों में शर्करा मिलाकर संरक्षण बैक्टीरिया की क्रिया को रोकता है। नमक युक्त मांस में मिश्रित पानी बैक्टीरिया जल का हाथ में संकुचित होकर मर जाते हैं। प्रतिलोम प्रसरण जल शोधन। प्रतिलोम प्रसरण परासरण दाब से अधिक दाब लगाकर दिशा में परिवर्तन। अभिक्रिया उल्टी दिशा में घूमती है। विलायक अब अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन में से पारगमन करता है। इसे प्रतिलोम उल्टी अभिक्रिया चलती है। प्रतिलोम परासरण के उदाहरण के तौर पर समुद्री जल जो खराब पानी होता है उसको शुद्ध किया जाता है। ये उदाहरण है। ये पिस्टन जो परासरण दाब एक्स्ट्रा, ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा के दाब लगाकर यहाँ से शुद्ध जल को निकाला जा रहा है। आरक्षित पारगम्य प्रतिलोम प्रसरण को उल्टी दिशा में चलाया जा रहा है। सेलुलोज एसीटेट की फिल्म लगाई जाएगी। अशुद्धियों और आयनों के अर्धपारगम्य संयंत्रों में का उपयोग किया जाता है। असामान्य मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थों को जल में घोलने पर आयनों में धनात्मक में विभाजित हो जाता है और KCl के जल में विलीन करने पर K+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा। तो विलयन में विलेय के कणों के 2 मोल होंगे, 1 मोल K+ और 1 मोल Cl-। 1 किलोग्राम KCl में 1 मोल में 2 × 0.3 K अभिक्रिया को बढ़ा देगा। विभाजन के KCl उदाहरण के तौर पर बेंजीन इसमें जुड़ रहा है, अणुओं का संगुणन जुड़ रहे हैं तो अणुओं की संख्या कम होगी। यहाँ बेशक कहा जा सकता है कि बेंजीन के एटम में समस्त अणु में संगुणित हो जाएंगे, मतलब कि अणु कम हो जाएगा, मोल कम हो जाएंगे इसके, इसलिए डेल्टा TF परिकलित मोलर द्रव्यमान अनुमानित मान से 2 गुना हो जाएगा। मोलर द्रव्यमान अनुमानित या असामान्य तुलना में उच्च हो जाएगा। असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। वन ऑफ कारक क्या होता है? सामान्य मोलर द्रव्यमान अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। ये प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं। मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान है। अणु संख्या को मोलर द्रव्यमान है। परिकलन मानकर अवाष्पशील विलय न हो तो संयोजित होता है और न ही वियोजित होता है। तो वन ऑफ कारक में अणु संख्या के समीकरण विलायक में वास्तव अपेक्षित अवनमन होगा। अवनमन की समीकरण ये बनेगी आयोटा के फॉर्म में। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB आयोटा KBM और TF आयोटा KFM फॉरवर्ड और बैकवर्ड। परासरण दाब आयोटा से गुणित हो जाएगा N2 RT और B।